सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में सितंबर महीने के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई एसएमएस बैंकिंग सुविधा को शुरू किया। तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। तो अभी एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई एसएमएस बैंकिंग सुविधा को शुरू किया है। इस सुविधा की मदद से ग्राहक घर बैठे बिना इंटरनेट के कई बैंकिंग कार्य कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। तो बैंक के अनुसार इस सुविधा के तहत बैंक बैलेंस की जानकारी, लोन के लिए अप्लाई करना, क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना और चेकबुक प्राप्त करना जैसी कई चीजों का लाभ उठाया जा सकता है। अभी आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड मार्केट में ये टॉप पर रहा, जबकि डेबिट कार्ड के मार्केट में टॉप पर एसबीआई है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक याद रखना, इसने केरल के कोझिकोड में पहला वुमेन्स ऑपरेटेड ब्रांच खोला है। अभी इसने विजिल आंटी कैंपेन भी शुरू किया था। शशिधर जगदीशन इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है और उसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। मुंबई में हेडक्वार्टर है। बाकी अभी कोटक महिंद्रा बैंक ये आईटी पोर्टल के साथ एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट होने वाला पहला बैंक बना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम शुरू की और फेडरल बैंक ये नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बना था। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी किस लघु वित्त बैंक ने विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रेनबो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। तो आंसर होगा ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड ने निवेश रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक रेनबो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। रेनबो सेविंग अकाउंट योजना उच्च ब्याज दर और उन्नत डेबिट कार्ड सुविधाओं से लैस है। आरबीआई ने, आपको याद होगा, 2015 में बैंकों को अपनी सभी फॉर्म या आवेदनों में एक अलग कॉलम थर्ड जेंडर शामिल करने के निर्देश दिए थे। ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर त्रिशूर केरल में है। आपको याद होगा, अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इसने बच्चों के लिए एंजॉय नाम से सेविंग अकाउंट खोला था। याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील सेवा शुरू की। तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी एचडीएफसी बैंक ने गुजरात में अपनी अत्याधुनिक बैंक ऑन व्हील सेवा को शुरू किया। तो इसमें होगा क्या, इसमें जिन गांवों में बैंक सुविधाएं नहीं है वहां पर भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मतलब एक वैन होगी जिसमें आपको कुछ लिमिटेड बैंकिंग सेवाएं मिल सकेंगी। वो वैन हर उस गांव में जाएगी जहां पे बैंकिंग सुविधाएं नहीं है। वहां पे एक फिक्स समय के लिए फिक्स स्थान पर वो रहेंगी ताकि वहां के लोग वहां पर आके बैंकिंग सेवाओं का फायदा उठा सकें। और इस तरह से वो एक दिन में 3 गांवों को कवर करेंगी। जैसे कि मान लो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पहले गांव में रह ले, फिर 1 बजे से 4 बजे तक दूसरे गांव में चल जाएंगे, फिर 5 बजे से 7 बजे तक तीसरे गांव में चल जाएंगे, इस तरह से। और ये वैन एक सप्ताह में 2 बार एक गांव को कवर करेगी, यानी कि एक गांव में एक सप्ताह में 2 बार ये वैन जाया करेगी। अच्छा, एचडीएफसी बैंक से याद आएगा, अभी इसने अपने ग्राहकों के लिए नई एसएमएस बैंकिंग सुविधा को शुरू किया था। एक विजिल आंटी अभियान भी शुरू किया था और केरल के कोझिकोड में पहली महिला शाखा भी इसने खोली है। बाकी आपको याद है, अभी विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना किसने शुरू की थी? असम सरकार ने। भारतीय रेलवे ने पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील कहां पे शुरू किया था? आसनसोल रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल में। और टाटा मोटर ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाकर और उन्हें घर तक कार खरीदने का अनुभव देने के लिए अनुभव नाम से शोरूम ऑन व्हील शुरू किया था। अभी हमारी जो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान शुरू किया था। ये भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूके का नया गृह सचिव बनाया गया? तो आंसर होगा सुएला ब्रेवरमैन। तो भारतीय मूल की बैरिस्टर हैं सुएला ब्रेवरमैन, जिन्हें अभी यूके का नया गृह सचिव बनाया गया है। उन्होंने प्रीति पटेल की जगह ली है। आप जानते हो, अभी हमने पढ़ा था ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बन गई? लिज ट्रेस। और यहाँ की कैपिटल लंदन है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। आप जानते हो, अभी यूके में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बने थे? विक्रम दुर्राईस्वामी। बताओ, सीएसआईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और ऑयल इंडिया के सीएमडी कौन बने? रंजीत रथ बने। ये याद रखना, बढ़ते हैं आगे।
चलो बताओ, हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना नया अध्यक्ष बनाया? तो आंसर होगा महेश वी अय्यर को। तो राज्य के द्वारा संचालित सिटी गैस यूटिलिटी महानगर गैस लिमिटेड ने महेश विश्वनाथ अय्यर को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अय्यर से आपको याद आएगा परमेश्वरन अय्यर का नाम। नीति आयोग के नए सीईओ बने ये, और नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सुमन के बेरी। जबकि संतोष अय्यर, इनका नाम भी न्यूज में है, मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी सीईओ बने ये। और रविंदर टक्कर की बात करेंगे तो वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन बने ये भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, सितंबर 2022 में किसे कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया गया? तो आंसर होगा संजय वर्मा को। अच्छा, इनके अलावा अमित कुमार को साउथ कोरिया में भारत का राजदूत एम्बेसडर बनाया गया है। आप जानते हो भी यूके में भारत के हाई कमिश्नर बने थे विक्रम के दुर्रे स्वामी। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त बने प्रणय वर्मा। और उल्टा अगर आपसे पूछेंगे कि भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन बने, तो मुस्तफिजुर रहमान। अभी थाईलैंड में भारत के राजदूत कौन बने थे? नागेश सिंह। देखो, कनाडा की कैपिटल ओटावा है, करेंसी है कनेडियन डॉलर, और प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। आपको याद होगा अभी 65 नंबर के राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कनाडा ने ही की थी। आप जानते हो फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाले कहाँ पे होंगे? 3 देशों में होंगे, मैक्सिको, यूएस और कनाडा। अभी 2022 वाले तो कतर दोहा में होंगे। और कनाडा के एक विद्वान हैं जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, इनको 2021 के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यूएस कनाडाई लेखिका हैं रूथ ओजेकी, जिन्होंने अपने नॉवल द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए वुमेन फिक्शन पुरस्कार जीता था। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी इंडिगो एयरलाइन ने किसे अपना सीईओ बनाया? तो आंसर होगा पीटर एल्बर्स को। तो इंडिगो एयरलाइन ने पीटर एल्बर्स को अपना नया सीईओ बनाया है। ये किनका स्थान लेंगे? रोनोजॉय दत्ता का। अभी सीबीडीटी के चेयरमैन बने थे नितिन गुप्ता। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर बने तपन कुमार डेका। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट बने टीर राजा कुमार। ये सिंगापुर से हैं। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में किस देश के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र के अगले मानव अधिकार उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया। तो अभी ऑस्ट्रिया के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र के अगले मानव अधिकार उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वे किनका स्थान लेंगे? चिली के मिशेल बाचेलेट का। आप जानते हो ऑस्ट्रिया की कैपिटल होती है वियना, जहां पे आपको ओपेक का हेडक्वार्टर मिलेगा। प्रेसिडेंट इसके अलेक्जेंडर वैन डर बैलन है। चांसलर कार्ल नेहमर है। याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में कौन सा राज्य इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगा? तो आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान सरकार बेरोजगारी को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की तर्ज पर शहरवासियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगा। और राज्य सरकार ने इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा है। राज्य सरकार का दावा है कि ये शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना है। इसमें 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा और 18 से लेकर 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को ये रोजगार मिलेगा। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसे पिंक सिटी कहते हैं, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। यहीं पे भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। याद रखना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने पुदुमाई पेन योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन? एम.के. स्टालिन। अभी इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में चेन्नई में पुदुमई पेन नाम से मुलूर रामामिर्थम अम्मेयार उच्च शिक्षा आश्वासन योजना शुरू की। अब इस योजना में क्या होगा? तो राज्य के सरकारी स्कूलों में 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को स्नातक और डिप्लोमा पूरा करने तक 1000 रुपए की मासिक सहायता का भुगतान किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य है हर साल 6 लाख लड़कियों को लाभान्वित करना। चलो आप तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अभी चेन्नई में जो 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड हुए थे, आप जानते हो पहली बार भारत में हुए ये। इसका शुभंकर थम्बी था और इसको उज्बेकिस्तान ने जीता। और आप मुझे बताओ
कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, इनकी आत्मकथा आई थी, बायोग्राफी, उसका नाम क्या है? हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, सितंबर 2022 में किसने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की? तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने अभी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को शुरू किया। उन्होंने टीबी के उपचार से गुजर रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता करने के लिए, दाताओं के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए एक पोर्टल निक्षय 2.0 पहल को शुरू किया। तो निक्षय मित्र बनने के लिए कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है और 1 से लेकर 3 साल तक समर्थन देने के लिए अवधि का चयन कर सकता है। अच्छा, सभी देशों ने टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब का रखा है? 2030 का, लेकिन भारत का लक्ष्य है 2025। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। आप जानते हो भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, 15वें नंबर की हैं। अभी इनके सचिव कौन बने थे? राजेश वर्मा बने थे। वैसे वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन से नंबर के हैं? 14th नंबर के, उनका नाम है जगदीप धनखड़। और मलेरिया दिवस आप जानते हो 25 अप्रैल को होता है, और मलेरिया को खत्म करने का लेकिन हमारा लक्ष्य कब का है? वो 2030 का है, ऐसे याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो इस योजना का नाम है छठा योजना, इंग्लिश में बोलेंगे तो CHHTA, जिसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर। तो जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, आपको पता है हमारा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो कम होता जा रहा है। पहले आपने देखा होगा गांव वगैरह में हैंडपंप से पानी लिया करते थे, लेकिन आज जाकर के देखो उन हैंडपंप की दशा, वो सूख चुके हैं। क्यों? वाटर लेवल नीचे चला गया। और ट्यूबवेलें लगी हुई है खेतों वगैरह में, अब वो ट्यूबवेल काम नहीं कर रही है, वाटर लेवल डाउन हो गया। ये हर जगह की समस्या है। नीचे का पानी तो हम निकालते जा रहे हैं, और जब बरसात होती है आप देखते होंगे रोड बन जाते हैं, सीमेंटेड कर देते हैं लोग, पेड़ पौधे नहीं रहे, तो वो सारा पानी जो बरसात का आता है वो बह करके आगे निकल जाता है, नीचे रम ही नहीं पाता है। तो अभी उसी समस्या को खत्म करने के लिए, यानी कि भूजल स्तर को सुधारने के लिए अभी उड़ीसा ने ये योजना शुरू की है। इसे 5 साल के लिए शुरू किया जाएगा। इसमें क्या होगा? छतों पे बरसात के समय जो पानी इकट्ठा होता है वो जमीन के अंदर पहुंचे, इस तरह का काम इसमें किया जाएगा आर्टिफिशियली। आप जानते हो वर्ल्ड वाटर वीक कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया था 1 सितंबर तक। और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, याद रखना, ये देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना था। और वाटर डे कब मनाते हैं हम, ये आप बताओ। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 सितंबर को। तो हर साल 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। साक्षरता ये किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। देश के जितने ज़्यादा नागरिक साक्षर होंगे, देश उतनी ही उन्नति कर सकता है। तो साक्षरता के इसी महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। पहली बार 1966 में मनाया गया था। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला अभी कौन सा बना? करंट अफेयर्स का प्रश्न है, उत्तर देना बनता है आपका। तो उत्तर सुनो, मध्य प्रदेश का मंडला जिला। और आप जानते हो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये 2 दिसंबर को होता है। और आपको याद रखना है, देश में प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया। याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 सितंबर को। तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ये हर साल 8 सितंबर को ही होता है। फिजियोथेरेपी ये पुरानी बीमारियों और दर्द से संबंधित अंतर्निहित समस्याओं के प्रबंधन से संबंधित है। ये दिन लोगों को फिट रखने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में फिजियोथेरेपिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने को समर्पित है। इसे पहली बार 1966 में मनाया गया था। और इस बार थीम क्या है? प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्थराइटिस। बढ़ते आगे। तो बताओ, अभी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 10 सितंबर को। तो हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है 10 सितंबर को। तो आत्महत्या करने से बचने और किसी भी तरह से इसको रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। थीम क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना। फिर बताओ, हिमालय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 सितंबर को। तो 2015 में 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे
उन्होंने 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया था। तो हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से हर साल 9 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। थीम क्या है? हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके निवासियों के हितों की रक्षा होगी। एक बुक है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। बता सकते हो उस बुक को किसने लिखा था? तो आंसर होगा निरुपमा राव ने। याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, हाल ही में किसे लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा तनिकेला भरणी को। तनिकेला भरणी ये कौन है? तो ये तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं जिनको अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कला भारती सभागार में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार लोकप्रिय रूप से आंध्र ज्ञानपीठ के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार हर साल एक प्रख्यात तेलुगु लेखक या कवि या तेलुगु साहित्य के लिए सेवा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो इस बार मिला है तनिकेला भरणी को। आपको बताएं, अभी 31वां व्यास सम्मान किसे मिला था? असगर वजाहत को, उनके नाटक महाबली के लिए। और 31वां सरस्वती सम्मान किसे मिला? रामदरस मिश्रा को, मैं तो यहाँ हूं के लिए। और प्रोफेसर कौशिक राजशेखर, इनको 2022 का वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार ग्लोबल एनर्जी प्राइज मिला था। चलो आप मुझे बताओ, अभी 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा अब्दुल रज्जाक गुरना को। और 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कारों में बात करें तो हिंदी का मिला था दया प्रकाश सिन्हा को और अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को। जबकि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मिला था नीलमणि फूकन को, ये असम के हैं। और याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दामोदर मौजो को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, इन्होंने कहा कि यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन ने राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया और इसके लिए पश्चिम बंगाल को 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल आप जानते हो कोलकाता है। कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो होगी जो अंडर वाटर चलेगी। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आप जानते हो। और गवर्नर अभी तक कौन थे? जगदीप धनखड़, जो हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए। कौन से नंबर के? 14 नंबर के। और अब नए गवर्नर कौन बन गए ये आप बता दो। बाकी एक संतोष ट्रॉफी आप याद रखो जिसका संबंध फुटबॉल से है। 75वें नंबर की थी अभी 2022 में, जिसमें पश्चिम बंगाल हार गया था, केरल जीत गया था। और पश्चिम बंगाल ने एक ओपन एयर क्लासरूम भी शुरू किया था, परय शिक्षालय नाम से। पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी। और भारत का पहला टायर पार्क बना पश्चिम बंगाल में। और याद रखना, पश्चिम बंगाल के मायापुर में नदिया जिले में बनेगा वैदिक तारामंडल का मंदिर, जो होगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक। अभी 7 नए जिले बने इसमें, पहले 23 थे, अब टोटल हो जाएंगे 30। ये याद रखना आप। बढ़ते आगे। बताओ, अभी किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब, उन्होंने भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सुनील लांबा को प्रतिष्ठित पिंगट जसा जेमिलंग यानी कि मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया। तो ये पुरस्कार भारत और सिंगापुर के बीच में मजबूत रक्षा संबंधों के साथ साथ दोनों नौसेनाओं के बीच जुड़ाव को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए उनको ये सम्मान मिला है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, प्रेसिडेंट हो गए हलीमा याकूब। और सिंगापुर के एक व्यक्ति हैं टी राजा कुमार, जिनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया प्रेसिडेंट बनाया गया। वैसे हमारे अभी वर्तमान में नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है। वैसे एयर चीफ मार्शल हमारे विवेक राम चौधरी हैं। सेना दिवस 8 अक्टूबर को होता है। और आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे। आर्मी डे होता है 15 जनवरी को। याद रखना ये। बढ़ते आगे।
चलो बताओ, हाल ही में रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। वे क्या थे? वे रंगमंच कलाकार थे। तो लौंडा नाच को विश्व में पहचान दिलाने वाले व पद्मश्री से सम्मानित 92 वर्षीय भोजपुरी कलाकार रामचंद्र मांझी का भी पटना बिहार में निधन हो गया। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका और 2021 में मिला था उन्हें पद्मश्री। तो उनका नाम याद रखना। बाकी अभी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का भी निधन हो गया 96 वर्ष की उम्र में। और अब ब्रिटेन के नए किंग कौन बन गए हैं? प्रिंस चार्ल्स बन गए हैं। और एलिजाबेथ द्वितीय की बात करेंगे तो वो ब्रिटेन पर सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली महारानी थी। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया जो 1991 में 18 दिनों की सबसे कम अवधि के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे? तो आंसर होगा कमल नारायण सिंह। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे कमल नारायण सिंह। वे 1991 में 18 दिनों की सबसे कम अवधि के लिए भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। उनका भी निधन हो गया। वे 25 नवंबर 1991 को 22वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे और फिर 12 दिसंबर 1991 को ही रिटायर्ड भी हो गए थे। आप जानते हो भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 65 ईयर। अच्छा, यहां से आपके मन में दूसरा प्रश्न आएगा, अगर ये सबसे कम समय के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो सबसे ज्यादा समय तक के लिए अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक किसका रहा? तो हमारे 16वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उनका नाम है YV चंद्रचूड़। उनका कार्यकाल 7 वर्ष 4 महीने 20 दिनों का था। अब यहां पे आपको एक लिंक करके नाम याद कराऊंगा, ध्यान से सुनना। चंद्रचूड़ से आपको याद आएगा DY चंद्रचूड़। ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनको अभी आपको याद होगा नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का 31वां कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में पढ़ा था हमने, याद आया। और किनका स्थान लिया इन्होंने? UU ललित का स्थान लिया। UU ललित अभी 3 महीने के लिए भारत के ये 49 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। नवंबर तक ये रहेंगे और नवंबर के बाद जो हमारे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो यही है DY चंद्रचूड़। ये आपको एक्स्ट्रा में याद रखना है। बाकी DRDO के चेयरमैन अभी समीर V कामत बने, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। बढ़ते आगे। अब बताओ, अभी सितंबर में ब्रजबासी लाल का निधन हो गया। वे क्या थे? पुरातात्विक थे। तो प्रसिद्ध पुरातात्विक थे ये ब्रजबासी लाल, जिन्होंने 1970 के दशक के मध्य में राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई का नेतृत्व किया था, लेकिन इनका भी निधन हो गया। उन्हें 2021 में पद्म विभूषण मिला और सन 2000 में पद्म भूषण मिला था। अच्छा, अभी एक और पुरातात्विक का निधन हो गया था, रामचंद्र नागास्वामी उनका नाम था। वे तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे। आप जानते हो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अभी नई डायरेक्टर जनरल बनी थी, उनका नाम है V विद्यावती। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन रहे? अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसकी स्थापना होती है 1861 में। मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, सितंबर 2022 में एक संशोधित जैव गांव स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? जैव गांव यानी कि बायो विलेज। तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा सरकार ने अपने 10पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदल दिया है और इसी के साथ त्रिपुरा एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। और इस अवधारणा को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो राज्य सरकार की योजना कम से कम 100 जैव गांव स्थापित करने की है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री है मणिक शाह, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। चलो कुछ प्रश्नों के उत्तर देना मैं आपसे पूछता हूं। अभी भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क कहां पे बना है? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में। और प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? चलो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। इथेनॉल नीति को रखने वाला पहला राज्य
बिहार है, और सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। चलो बताओ, अभी मुफ्त में सभी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य राजस्थान है, और उस योजना का नाम है चिरंजीवी योजना, जिसमें याद रखना बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया। और अगर आपसे पूछे नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा असम। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, सितंबर 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध, जिसका नाम है गयाजी बांध, इसका उद्घाटन किया, तो आंसर होगा फल्गु नदी। तो अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार, इन्होंने गया में फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध, जिसका नाम है गयाजी बांध, इसका उद्घाटन किया। ये बांध 411 मीटर लंबा है, 3 मीटर ऊंचा है, और इसे 312 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। तो अब इसके बनने से यहाँ पिंडदान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विष्णुपद घाट के पास फल्गु नदी में साल भर कम से कम 2 फीट पानी उपलब्ध रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट डैम हैं वो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि टिहरी डैम उत्तराखंड में आपको मिलेगा, और पूछे किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पर। हीराकुड डैम आपको मिलेगा उड़ीसा में, महानदी पर मिलेगा ये। सरदार सरोवर डैम आपको नर्मदा नदी पर मिलेगा गुजरात में। और उरी डैम ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे। जम्मू कश्मीर में आपको डलहस्ती डैम मिलेगा चेनाब नदी पे, और चेनाब नदी पे ही बगलीहार बांध भी आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। बताओ, नागार्जुन सागर बांध आपको कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश में, और किस नदी पे, कृष्णा नदी। इडुक्की डैम आपको केरल में मिलेगा पेरियार नदी पर। कोयना बांध ये कोयना नदी पर है महाराष्ट्र में, और करजन बांध करजन नदी पर है गुजरात में। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दे दो आप। दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहाँ पे लगाया गया, असम में। और अभी आदि बद्री बांध आपने सुना होगा, इसके निर्माण के लिए किन 2 राज्यों ने आपस में समझौता किया, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने। ये बांध हिमाचल प्रदेश में बनेगा, और इस बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से पानी मिलेगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए मैंने, ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी किस राज्य में 68th नंबर की नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा केरल में। तो अभी 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है ये, जो कहाँ पे हुई, केरल में। केरल के अल्लापुजा जिले में पुन्नमदा झील में इसका आयोजन हुआ। केरल में आपको पता है ओणम फेस्टिवल का आयोजन होता है, और उसी समय इस बोट रेस का आयोजन भी किया जाता है। इस बार ये इसका 68th नंबर का संस्करण है। और इस बार के रेस को किसने जीता, पल्ला थुरुथी बोट क्लब के महादेवी कड्डू कट्टिल टेकटिल बोट ने इसको जीत लिया। तो इतना अजीब नाम है, थोड़ा सा ये याद नहीं रखना आप, तो ये याद रखना। आयोजन कहाँ पे होता है नेहरू बोट रेस का, केरल में होता है। किस जिले में, अल्लापुजा में, और उस झील का नाम याद रखना, पुन्नमदा झील। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 को डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, नीरज चोपड़ा। तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा, जो भी डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। वे अपने दूसरे प्रयास में 88.44 मीटर के थ्रो के साथ टॉप पर पहुंचे, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इनके सम्मान में हम भाला फेंक दिवस मनाते हैं। बताओ कब मनाते हैं वो दिन। बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो आंसर होगा 132। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भारत 2021 में 191 देशों की सूची में 132वें स्थान पर रहा। इसको जारी किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, जबकि 2020 में भारत इसमें 131वें स्थान पर था। तो इस साल आप देखोगे 1 स्थान की गिरावट देखने को मिली है, और इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जीवन प्रत्याशा को। आपको बता दूं, भारत की जीवन प्रत्याशा दर 69.7 से घटकर 67.2 वर्ष हो गई है। जीवन प्रत्याशा मतलब भारत में जो एवरेज इंसान जिंदा रहेगा उसकी उम्र को बताता है ये। इसमें भारत तो 132 नंबर पर है। टॉप पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे नॉर्वे, और थर्ड पे है आइसलैंड। ये याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि सितंबर 2022 में चयनित यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में कौन सा शहर नहीं है। ऑप्शन
दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है, तो आंसर होगा जयपुर। अब जयपुर नहीं है तो कौन कौन से हैं पे बात करते हैं। तो एक है केरल का तेलाम्बुर और त्रिशूर, और उसके साथ तेलंगाना का वारंगल। इनको यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया। इन शहरों को स्थानीय स्तर पर सभी के लिए आजीवन सीखने को एक वास्तविकता बनाने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए मान्यता दी गई। तो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज ये एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसमें 294 शहर शामिल हैं जो अपने समुदायों में आजीवन सीखने को सफलतापूर्वक बढ़ावा देते हैं। देखो, यूनेस्को की बात है, स्थापना होती है 1945 में। फुल फॉर्म इसका क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अज़ौले। याद रखना, ये बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, अभी 2022 में ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा। इस पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या अगस्त 2022 तक 9.12 मिलियन थी। इस पोर्टल का प्रबंधन केंद्र सरकार के द्वारा अपने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत किया जाता है और ये जघन्य अपराधों वाले आपराधिक मुकदमों में तेजी लाने में अदालतों और अभियोजन प्रणाली की मदद करता है। याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा स्टैचू का अनावरण किया? तो आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। आपको याद हो तो इस साल की शुरुआत में 23 जनवरी को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम की स्टैचू का अनावरण किया गया था, लेकिन अब उसकी जगह स्थायी प्रतिमा लगा दी गई है। और अभी आपको पता है, ये प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन किया। अभी राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ किया गया था। और यह है क्या? ये विजय चौक और इंडिया गेट को जोड़ने वाली एक सड़क है, 3 किलोमीटर लंबी है ये, और अब ये कर्तव्य पथ के नाम से जानी जाएगी। अच्छा, स्टैचू की हम बात करें तो इसे ग्रेनाइट पर उकेरा गया है, ब्लैक ग्रेनाइट पे, और देश में लगने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये सबसे लंबी और सबसे खूबसूरत प्रतिमा है। ये याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, सितंबर 2022 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली में कक्षा 10 के कितने छात्रों को बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति दी है? तो आंसर होगा 100। तो अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई हुई थी, तो नई दिल्ली में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्र स्कॉलरशिप दी उन्होंने। ये स्कॉलरशिप पहली बार दी गई है 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद या गंभीर रूप से घायल हुए सैनिकों के वंशजों को ये दी गई है। कक्षा 10वीं के 100 और 12वीं के भी 100 छात्रों को ये स्कॉलरशिप दी गई है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी है बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अभी आपको याद होगा, बांग्लादेश के एक क्रिकेटर हैं तमीम इकबाल, संन्यास ले लिया उन्होंने T20 इंटरनेशनल से, और बांग्लादेश में वीज़ा सेंटर को रन करेगा, उसका संचालन करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, आप तो ये बताओ, बांग्लादेश के साथ भारत कौन कौन से एक्सरसाइज करता है? 3 तरह की एक्सरसाइज करता है, उनके नाम लिख के बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी किस राज्य की सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित ST/SC के रोगियों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया? तो आंसर कर्नाटक। तो कर्नाटक ने राज्य में दुर्लभ बीमारियों और उच्च लागत वाली बीमारियों के रूप में वर्गीकृत बीमारियों से पीड़ित ST/SC के रोगियों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार इसमें उन बीमारियों के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करेगी जो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आती है। सरकार ने इस नई योजना के लिए 23.18 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आप जानते हो, अभी कर्नाटक ने बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना शुरू की थी। अभी कर्नाटक ने रॉबिन उथप्पा को अपना ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और ब्रांड एम्बेसडर से याद आएगा, अभी कर्नाटक ने कन्नड़ फिल्म एक्टर हैं किच्चा सुदीप, उनको अपनी पुण्य कोटि दत्तू योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इस बार जो योग दिवस था वो मैसूर में मनाया गया, कर्नाटक के मैसूर में। वैसे योग दिवस होता कब है? 21 जून को। अभी कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसे मिला था? पुनीत राजकुमार को मिला था मरणोपरांत। और कर्नाटक का कबीर किसे कहा जाता है? इब्राहिम सुतार को। इनका भी निधन हो गया, तो नाम न्यूज़ में था, याद रखना।
बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बंगलुरु यहाँ की कैपिटल है। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को किस देश का राजसी घोड़ा उपहार में मिला? तो आंसर होगा मंगोलिया। अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, ये मंगोलिया और जापान की 3 दिनों की यात्रा पर गए हुए थे। और याद रखना, ये किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली मंगोलिया यात्रा थी। उन्होंने इस दौरान मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं उखनागिन खुरेलसुख, उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने राजनाथ सिंह को मंगोलिया का राजसी घोड़ा भेंट किया। इससे पहले जब प्रधानमंत्री 7 साल पहले मंगोलिया की यात्रा पर गए हुए थे तो उनको भी घोड़ा भेंट में मिला था। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घोड़े का नाम क्या रखा, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो आंसर होगा तेजस। और याद रखना, मंगोलिया इसे घोड़ों की भूमि कहा जाता है। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलन बटर। आपको याद होगा अभी 35वें एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में हुए थे उलन बटर में, जिसमें भारत ने 17 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था। वो 1 गोल्ड ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जीता था रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में। अभी आईसीसी के नए सदस्य देश बने थे 3, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। और यहाँ की करेंसी क्या है? मंगोलियन टोगरोग। प्रेसिडेंट हो गए उखनागिन खुरेलसुख। अच्छा, मंगोलिया के साथ भारत कोई एक्सरसाइज करता है क्या? करता है ना। कौन सी एक्सरसाइज? नोमैडिक एलिफेंट। याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में किस देश ने एक कानून पारित किया जो उसे आत्मरक्षा हेतु परमाणु हमला करने की इजाजत देता है? तो आंसर होगा उत्तर कोरिया। तो अभी उत्तर कोरिया ने एक कानून पारित किया है जो उसे आत्मरक्षा के लिए परमाणु हमला करने की इजाजत देता है। तो अब नए कानून के साथ एक परमाणु हथियार देश के रूप में राष्ट्र की स्थिति अपरिवर्तनीय हो गई है। अब नए कानून के अनुसार देश के प्रमुख बलों और राज्य के परमाणु या गैर परमाणु हमले की स्थिति में वे परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। आपको याद है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, कब होता है? ये 29 अगस्त को। और अभी रशिया ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। नाम क्या है उस मिसाइल का? RS-28 सम्राट। और नाटो इसे साटन 2 कहता है। आपको याद होगा यूनाइटेड अरब अमीरात ये न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करने वाला पहला अरब देश बना था। उस प्लांट का नाम है बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट। और भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज, इसका नाम है INS ध्रुव। अच्छा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में, जिसका निकनेम था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया था, जिसका नाम है ऑपरेशन शक्ति। अच्छा, पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक कौन थे जिनका भी निधन हो गया? डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या होती है? प्योंगयांग। नॉर्थ कोरियन वॉन यहाँ की करेंसी है। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य में मिलिट्री स्टेशन का नाम देश के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? अरुणाचल प्रदेश। तो अभी अरुणाचल प्रदेश में एक सैन्य स्टेशन और एक सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। तो अब किबिथु सैन्य शिविर को जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गार्रिसन के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दूं, बिपिन रावत जी ने इसी शिविर में बतौर कर्नल अपनी बटालियन गोरखा राइफल्स की कमान संभाली थी। आप जानते हो बिपिन रावत जी के ही नाम पे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक सैनिक स्कूल का नाम भी रखा गया था। अभी कनाडा में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पे रखा गया और इजराइल में भी एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा गया था। अभी राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया, ये बताओ आप। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो आंसर होगा लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक शहर लोथल गुजरात में शिपिंग मंत्रालय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कर रहा है। ये देश में अपनी तरह का पहला परिसर होगा जहां भारत की समृद्ध एवं विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। एक्चुअली केंद्र सरकार के द्वारा इस परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इस परियोजना को लगभग 3500 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। आप जानते हो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब होता है? 5 अप्रैल को, जबकि विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है। और गुजरात के लोथल में ही भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना भी की जाएगी।
और याद रखना भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने? जी अशोक कुमार। और याद रखना 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किया जाएगा कोलकाता में, 23वें नंबर का होगा ये। और जानते हो गुजरात की गिफ्ट सिटी में स्थापित होगा भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर भी, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये लीजिए, इसी क्वेश्चन के साथ सितंबर के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट भी कवर हो गया। कौन कौन से डे हमने कवर कर ली इसमें? 8 सितंबर, 9, 10 और 11 सितंबर, 4 दिन कवर कर लिए। सभी का क्विज बना करके आपकी प्रैक्टिस के लिए अपलोड कर दिया गया। प्रैक्टिस जरूर से करना अगर आपने इतना समय देकर के ये वीडियो देखा है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी मेहनत अधूरी रह जाएगी, प्रैक्टिस करना जरूरी है। और सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। थैंक यू।